नमस्ते। इस सत्र का नाम है आत्म प्रतिष्ठा यानी सेल्फ एफिकेसी। इस सत्र में हम सीखेंगे आत्मविश्वास क्या होता है, आत्मविश्वास कहाँ से आता है, आपके लक्ष्य पाने के लिए ये मददगार क्यों होता है, आपके लक्ष्य पाने के लिए खुद की क्षमताओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के विभिन्न मार्ग। दोस्तों, जब आत्म प्रतिष्ठा की बात चले तो प्रतिष्ठा नाम से हमें क्या याद आता है? प्रतिष्ठा यानी सम्मान। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि सम्मान करना, आदर करना बहुत अच्छी बात है और ये एक विनयशीलता का प्रतीक है। लेकिन सम्मान और आदर किसको देना चाहिए, ये भी हमें सिखाया जाता है। जैसे किसी ने कोई बहुत अच्छी चीज़ हासिल की हो या कोई बहुत अच्छे ऊंचे अधिकारी हो, बड़े बुजुर्ग, इन सब को सम्मान देना हमें सिखाया जाता है। लेकिन हमें ये कभी नहीं सिखाया जाता कि हम अपने आप को सम्मान देते हैं या नहीं। अगर आपको सही तरीके से किसी और को सम्मान देना हो तो पहले अपने आप को सम्मान देना सीखना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि क्या मैं सम्मान के लायक हूँ? जब इंसान पैदा होता है तभी से वो सम्मान के लायक है। कोई इंसान कम ज़्यादा, अच्छा बुरा नहीं होता। बदलाव आते हैं उनकी क्षमताओं में। अगर मैं अपनी क्षमताओं पे पूरी तरह से गौर फरमाऊं और उस पे काम करूं तो मैं भी सम्मान के लायक बन सकता हूं। और अगर मुझे कोई क्षमताएं ऐसी लगती है कि वो मेरी कमजोरियां है, इस पे मुझे काम करना ज़रूरी है, तो वो सीखा जा सकता है। इस सीखने से मैं अपने आप को सम्मान देने लायक समझने लगता हूं। कहानी सुनते हैं गोल्डन बुद्धा की। बैंकॉक में एक बहुत ही बुद्ध का बड़ा सा मंदिर था। उस मंदिर में बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति थी। मूर्ति काफी बड़ी थी। दुनिया भर के लोग इस मूर्ति को देखने आ जाते। अब बैंकॉक में इसी मंदिर के पास से एक हाईवे जाने का प्लान बन गया। प्लान में यह मंदिर बिल्कुल बीचों बीच आने लगा। तो ऐसा तय किया गया कि इस मंदिर की इस मूर्ति को किसी और जगह लेकर वहां मंदिर बनाएं। अब मूर्ति इतनी बड़ी थी कि उसको उठाने के लिए क्रेन मंगानी पड़ी। जब क्रेन वहां आ गई और मूर्ति उठाने की कोशिश शुरू हो गई, तब मूर्ति में कई दरारें आने लगी। यही कम था कि वहां बारिश शुरू हो गई। बौद्ध भिक्षु को मूर्ति के प्रति बहुत ही प्यार था। उन्होंने सब प्रयत्न को रोक दिया और कहा कि अभी के अभी मूर्ति को ढक देना चाहिए और ये काम अभी नहीं हो सकता। काम में रुकावट आ गई। मूर्ति को कागज से ढका गया। एक बौद्ध भिक्षु रात को मूर्ति को देखने वहां आ पहुंचा। उनको लगा मूर्ति में इतनी दरारें आई हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उनके हाथ में एक छोटा सा टॉर्च था। उन्होंने कपड़े के नीचे टॉर्च डालकर वो मूर्ति को देखा। मूर्ति में काफी दरारें थी, लेकिन कुछ अलग सी चमक उनको नजर आई। जब दूसरे दिन सुबह हो गई, तब उन्होंने वो कपड़ा निकाला और मूर्ति को गौर से देखा। तब उनको पता चला कि मूर्ति के अंदर एक कुछ सोने जैसा मेटल उनको नजर आया। फिर उन्होंने मूर्ति के ऊपर का कुछ हिस्सा निकाल के अंदर देखने की कोशिश की, तो उनको ऐसे पता चला कि अंदर एक सोने की बुद्ध की बहुत भव्य दिव्य मूर्ति थी। अब इस सोने के मूर्ति को ढकने के लिए उस पे मिट्टी का मुलामा दिया गया था। दोस्तों, हमारे सबके अंदर ये चमक है, हमारे सबके अंदर ये सोना है। हमें सिर्फ ज़रूरत है ऊपर का मिट्टी का वो जो लेयर है वो निकालने की। और ये काम करने के लिए हमें हमारी आत्म प्रतिष्ठा पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आत्म प्रतिष्ठा दो चीज़ों से बनती है। पहली चीज़ है आत्मविश्वास और दूसरी आत्मसम्मान।
आत्मविश्वास पे काम करना है, तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है ये पहले देखते हैं और उसके पहले देखते हैं कि आत्मविश्वास क्या होता है। आत्मविश्वास यानी मेरा अपने खुद के प्रति एक भरोसा। आप पे आपका भरोसा कब बढ़ जाता है? जब आपको ऐसे लगता है कि मैं सही हूँ। जब आप किसी चीज़ में विनर होते हो या कोई चीज़ आप हासिल कर लेते हो तो आपको लगता है कि हाँ, मैं काबिल हूँ, मैं सही हूँ। लेकिन दोस्तों, हर वक्त ये जीत या हार ज़रूरी है? क्या उस प्रयासों की कोई कीमत नहीं? अगर आपको आपके आत्मविश्वास पे काम करना है, तो उस प्रयासों को आपको गौर से देखना है। मैं भले सक्सेसफुल हूँ या ना हूँ, लेकिन मैंने जो प्रयास किए हैं, वो प्रयास बिल्कुल ही गलत नहीं हैं। वो प्रयास ही मुझे आगे ले जाने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त मेरी क्षमता और जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, इसमें बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। कभी-कभी ऐसे भी हो सकता है कि मेरे कुछ आदर्श होते हैं, मेरे कुछ आइडॉल्स होते हैं और मैं उनके जैसा बनने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे उनकी जैसा बनना हो, तो मैं ये नहीं सोचता कि इसके लिए किन क्षमताओं की और किन गुणों की ज़रूरत है। मैं सिर्फ उनके बाहरी रूप को हासिल करना चाहता हूँ। परिणाम के तौर पे मैं हमेशा अपने आप को नाकामयाब देखता हूँ। जो मैंने तय किया है वो हासिल नहीं कर सकता। अगर ये बार-बार होने लगा तो मेरा आत्मविश्वास कम होते जाता है। अगर मेरा आत्मविश्वास कम होते जाए तो मेरा आत्मसम्मान भी कम होता है। मैं अपने आप को बिल्कुल ही कम और कमज़ोर और नाकामयाब व्यक्ति समझने लगता हूँ। इसके वजह से मेरी आत्म प्रतिष्ठा को ठेच पहुंचती है। देखते हैं फर्क स्वस्थ या उच्च आत्म प्रतिष्ठा और कम आत्म प्रतिष्ठा में। स्वस्थ या उच्च आत्म प्रतिष्ठा यानी अहंकार, घमंड नहीं, बल्कि यह कम आत्म प्रतिष्ठा को छुपाने की कोशिश है। अपने गुणों और महत्व की सराहना करना, यह एहसास रखना कि कोई भी व्यक्ति आपसे अधिक या कम योग्य या महत्वपूर्ण नहीं है। कम आत्म प्रतिष्ठा यानी जोखिम लेने से डर, सफलता का भरोसा ना होना, समस्याओं को और बाधाओं को नाकामी के रूप में देखना, परिणाम के तौर पर कम प्रयास, स्वीकृत नाकामी, कम आत्म प्रतिष्ठा। निष्कर्षवादी हम बन जाते हैं। अब कुछ प्रश्न के उत्तर देते हैं। राघव एक बेहतरीन खिलाड़ी है, अपने कॉलेज की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। वह हमेशा अपनी क्रिकेट की काबिलियत और रिकॉर्ड्स की बातें करते रहते हैं, चाहे मौका साझा हो या ना हो। क्या राघव की आत्म प्रतिष्ठा स्वस्थ कहलाएगी? क्यों? दूसरा प्रश्न, अपने बेटे के आईआईटी के प्रवेश परीक्षा में कम मार्क्स को लेकर मेघना बहुत परेशान है। उन्हें लगता है कि उनका बेटा अपनी शिक्षा में पूरी तरह से नाकामयाब हो चुका है और वह खुद को उसके लिए जिम्मेदार मानती है। मेघना की आत्म प्रतिष्ठा क्या स्वस्थ कहलाएगी? क्यों? इसके पहले सत्र में हमने सफलता की बात की है। तो सफलता क्या होती है? सफलता यानी अपने स्वप्न को सत्य रूप देना, यानी अपने लक्ष्य को हासिल करना। अब अगर आपको आपके लक्ष्य को हासिल करना है, सफलता पानी है, तो आपको आत्म प्रतिष्ठा की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आत्म प्रतिष्ठा उच्च रहने वाले जो लोग हैं, वो हमेशा प्रयासों पे भर देते हैं। वो हमेशा अपने फेलियर से कुछ सीख लेते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन का एक अविभाज्य घटक नहीं बनाते। उनको ये भी पता होता है कि शायद मेरी क्षमता और मेरे लक्ष्य, इसके बीच का जो अंतर है वो मुझे कम करने के लिए और प्रयासों की ज़रूरत है। तो अगर आपको जीवन में कुछ हासिल करना हो, सक्सेसफुल होना हो, तो आपको अपनी आत्म प्रतिष्ठा पे काम करना ज़रूरी है।
उच्च आत्म प्रतिष्ठा के बहुत सारे फायदे हैं। उन फायदों को हासिल करने के लिए हमें पहले आत्म स्वीकृति की ज़रूरत रहती है। आत्म स्वीकृति शुरू होती है अपनी ताकत और आपकी कमज़ोरियों का सामना करना। ताकत के बारे में बोला जाए तो हम सब उसके लिए बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन हम कमज़ोरियों को नहीं देखना चाहते, क्योंकि जब कमज़ोरियाँ सामने आ जाती है तब हम कुछ अच्छा महसूस नहीं करते। हम उसके लिए चिंतित हो जाते हैं और इस चिंता से दूर रहने के लिए हम उन कमज़ोरियों को देखना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना हो तो उसके लिए पहली स्टेप है अपने कमज़ोरियों को देखें और उनकी स्वीकृति। समझो, उदाहरण के तौर पे मेरा कम्युनिकेशन स्किल कुछ अच्छा नहीं है। मैं बहुत अच्छा संवाद कौशल मुझ में नहीं है। अगर ये कमज़ोरी मैं नहीं देख पाती या बार बार जब संवाद का विषय चले तो वो टाल देती हूँ, या किसी को कुछ पूछने की बात आए तो मैं वहाँ जाने के बजाय वहाँ से निकलना पसंद करूँ, तो मैं अपने कमज़ोरियों को टाल रही हूँ। इससे मेरी प्रगति नहीं हो पाएगी। इसके बजाय अगर मैंने ये सोचा कि मुझे मेरे संवाद कौशल पे काम करना ज़रूरी है, इस वक्त मुझे कौन मदद कर सकता है? संवाद कौशल पे काम करने के लिए मुझे कोई बड़ा सा लंबा भाषण देना है, ऐसी बात नहीं है। शुरुआत आप छोटे से छोटे चीज़ से कर सकते हो। मानो पहले आप अपने क्लास में कुछ प्रश्न पूछने के लिए भी तैयार नहीं, तो अगर अपने आप को आपने एक छोटा लक्ष्य दिया कि अब जब भी ऐसा मौका मिले तब मैं एक प्रश्न जरूर पूछूंगी, यानी अपने आप को एक छोटा सा कदम उठाने के लिए आपने प्रेरित किया है। जब आप वो कदम उठा के उसमें हासिल उसमें सक्सेसफुल होंगी, तब आपको महसूस होगा कि आपने कुछ पाया है, आपने आज कुछ हासिल किया है, यानी अपने कमज़ोरी पे काम करने के लिए पहला कदम आपका सक्सेसफुल हो गया है। कभी कभी हम अपने सच्चे विचार और भावना को छुपाते रहते हैं। जब वो भावनाएं कुछ अनहेल्दी होती है, यानी वो भावनाएं जैसे चिंता हो, क्रोध हो, ऐसी भावनाएं जो हमको अच्छा एहसास नहीं देती, उनको हम छुपाने की बहुत कोशिश करते हैं। निराश होना, डिप्रेस्ड रहना अच्छी बात नहीं है। हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। तो हम हमारी भावनाओं को स्वीकार ही नहीं करते, हम उनको टाल देते हैं। जब भी आपको ये महसूस हो कि मैं चिंतित हूँ या मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं क्रोधित हूँ, तब आप उसका अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी आत्म प्रतिष्ठा पे काम करना है तो आपको भावनाओं की स्वीकृति बहुत ज़रूरी है। हर एक इंसान कोई न कोई भावना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से, यानी ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करता है। कोई होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रोध महसूस करते हैं, कोई होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस यानी निराश रहते हैं, तो कोई चिंतित, कोई लोग खुश भी होते हैं। लेकिन मेरी वो भावना कौन सी है जो मैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा हर वक्त महसूस करता हूँ, ये मुझे अपने आप को पूछना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये पता है, क्योंकि हमारे पहले सत्रों में हमने इस पे चर्चा की है कि भावना एक परिणाम है आपके विचारों का। तो अगर आप अपनी भावनाओं को जानो तो आपको आपके विचारों को जानना आसान हो जाएगा। अपनी भावनाओं को टालना, उनसे दूर भागना, ये आत्म प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकता है। आत्म प्रतिष्ठा उच्च होने से हमारे संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, यानी हम इंसान हमेशा एक दूसरों से जुड़ा रहना चाहते हैं। हम अकेलापन या अकेला महसूस करने लगे तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपको आपके संबंधों के प्रति जागरूक होना है, अपने निजी संबंधों पे काम करना है, तो आपको अपनी आत्म प्रतिष्ठा पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने निजी संबंधों पे काम करना है तो पहला कदम है कि हर इंसान
एक समान है ये मान लेना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत निजी और नज़दीकी लोग होते हैं जिनको हम कम या ज़्यादा समझते हैं। कम समझने से हम उनके नज़दीक नहीं जाना चाहते, और अगर वो ज़्यादा है तो हम खुद को कम समझने लगते हैं और उनसे अंतर रखना पसंद करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक बात याद रखना ज़रूरी है कि कोई कम ज़्यादा नहीं, फ़र्क है उनके कौशल में। अगर आप ये बात जान लो तो निजी संबंधों पे काम करना आसान। उच्च आत्म प्रतिष्ठा वाले लोग प्रशंसा ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। इसके लिए एक किस्सा सुनाती हूँ। सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हो रहे थे तब उनको सब लोगों ने बोला, सचिन वी विल मिस यू, हम आपको याद करेंगे। तब सचिन ने बहुत ही मार्मिक उत्तर दिया। सचिन बोले कि यू विल नॉट मिस मी, यू विल मिस माई गेम। यानी आप मेरे गेम को मिस करोगे, मेरे गेम को याद करोगे, मुझे नहीं। ये उदाहरण है बहुत ही हेल्दी, यानी बहुत ही उच्च आत्म प्रतिष्ठा। उन्होंने अपने क्रिकेट के कौशल को अपने से अलग रखा, यानी उन्होंने खुद को ज़्यादा या कम नहीं समझा, बल्कि मैं एक आप ही के जैसा इंसान हूँ, बस मुझे क्रिकेट कैसे खेला जाए ये अच्छी तरीके से आता है और आपको कुछ अलग चीज़ अच्छी तरीके से आती है। इस नज़रिए से अगर हम ये देखा जाए तो हम सब काबिल इंसान हैं। तो किसी ने अगर आपकी प्रशंसा की तो वो आपके कौशल की प्रशंसा है। अगर ये आप याद रखो तो आप घमंड से दूर रह सकते हो। तो प्रशंसा से घमंड आती है, ये बात बिल्कुल सही नहीं होगी। आत्म प्रतिष्ठा जिनकी अच्छी होती है, जिनकी उच्च होती है, वो स्नेह दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। आपको हमेशा एक कल्पना होती है, यानी आपको ये पता है कि आपको दूसरों से कैसा व्यवहार अपेक्षित है। अगर आपको दूसरों से जैसा व्यवहार अपेक्षित है, वैसा ही व्यवहार अगर आप दूसरों की तरफ रखें तो ही ये कल्पना सत्य में बदल सकती है। जैसा वर्तन आपको अपेक्षित हो, वही वर्तन आपको दूसरों के प्रति रखना बहुत ज़रूरी है। नए नज़रिए और अनुभव को अपनाना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ नया करने के लिए पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा उनके परिणामों के प्रति चिंतित रहते हैं। आपको लगता है कि मैं कुछ नया करूंगी और उसमें कामयाब ना हूं तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस सोच के वजह से, इस परिणाम के वजह से आप कोई भी नया अनुभव लेने से इनकार कर देते हैं। इससे आपकी प्रगति हो नहीं सकती। छोटे से छोटा उदाहरण भी लिया जाए जिसमें प्रगति की कोई बात ना हो, जस्ट आपको कुछ एंजॉय करना हो। मानो आपने प्लान किया है दोस्तों के साथ कुछ सिनेमा देखने का। अब सिनेमा जो है वो आपकी रुचि से थोड़ा अलग है, तब भी आप बहुत हिचकिचा जाते हो। आपको लगता है कि मुझे वो सिनेमा पसंद नहीं आया। तो अब अनुभव बहुत ही छोटा है। अब गौर फरमाइए, सिनेमा दोस्तों के साथ देखने जाना, इसमें बहुत सारे बाकी के हिस्से भी है, जैसे प्लानिंग है, वहाँ तक का प्रवास है, वहाँ जाके आप जो मिलजुल के गप्पे मारेंगे वो भी है। तो आप सिनेमा को मद्देनज़र रखते हुए इन सब चीज़ों को देखना नहीं चाहते, उनकी कीमत आप कम कर देते हो। आपको सिर्फ वो सिनेमा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे वक्त ऐसा हो जाता है कि आप चूज़ करते हो कि नहीं, मैं इस सिनेमा को नहीं आना चाहता। आपके दोस्त आपको बहुत बार बोलते हैं, आपको अच्छा लगेगा, चलिए, लेकिन आप ये मानने को तैयार ही नहीं हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे जो चाहिए वो सिनेमा ये नहीं देखते, लेकिन इनको जो चाहिए वो मैं क्यों देखूं? तो ये एक जो सोच है, वो आत्म प्रतिष्ठा जिनकी उच्च होती है वो कभी नहीं रखते। उनको दूसरों के अनुभव में भी उतनी ही रुचि रहती है जितने अपने खुद के। अगर आप सोचें कि ठीक है, मैं जाके कुछ अलग विषय वाला सिनेमा आज देखूंगा या देखूंगी,
और उसके साथ साथ जो 3-4 और चीज़ें हम करने वाले हैं, उसका अनुभव लेके मैं देखूँगी कि आज मुझे कैसा लगता है। तो आपको कुछ अलग भी महसूस हो सकता है। आपको शायद ये भी पता चले कि आपकी रुचि किसी विभिन्न विषय में भी हो सकती है। तो दोस्तों, किसी नए चीज़ का अनुभव लेना हो, तो आपको उसकी तरफ का नज़रिया बदलना ज़रूरी है। हर इंसान रचनात्मक है। हम सब में कुछ न कुछ क्रिएटिविटी है, लेकिन हम उसको व्यक्त नहीं करना चाहते। कारण फिर वही परिणामों का डर। अगर परिणामों से डरोगे, तो अपनी क्रिएटिविटी कभी व्यक्त नहीं कर पाओगे और इससे आपकी आत्मप्रतिष्ठा को ठेच पहुंचेगी। आपका खुद का आत्मविश्वास हमेशा कम रह जाएगा। उच्च आत्मप्रतिष्ठा वाले लोग गुस्से और तनाव से बहुत ही रचनात्मक ढंग से निपटते हैं। आशावाद से भविष्य के प्रति देखना, ये और एक चीज़ हम उच्च आत्मप्रतिष्ठा वाले लोगों में देखते हैं। वो अपने भूतकाल से हमेशा सीख लेना पसंद करते हैं और उसके अनुसार वर्तमान में बदल लाते हैं। वो भविष्य के लिए उस सीख को कभी नहीं भूलते। उसी सीख को आगे लेके वो अपना भविष्य आशावाद से देखते हैं। कम आत्मप्रतिष्ठा के विचार। मैं कुछ नहीं कर सकता। जीवन का कुछ खास मतलब नहीं है। मुझ में कुछ भी उपलब्धि नहीं है। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मैं कभी कामयाब नहीं बन सकता। मैं अयोग्य हूं। अपने स्वयं के बारे में आपके विचार क्या है? अपने बारे में अपने विचार लिखें। क्या वे मददगार है? क्या उपयोगी है? कम आत्मप्रतिष्ठा के प्रभाव। दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं करते। इंटीमेट रिलेशनशिप्स विकसित करने में कठिनाई। गलतियों का डर। फैसला लेने में कठिनाई। खुद की आलोचना लेकिन दूसरों की आलोचना से परेशानी। समस्या, संकट, विफलता की उम्मीद। अपनी जरूरतों को अनदेखी। आकर्षण का केंद्र बनना नापसंद। अपनी सच्ची भावनाएं और विचारों को दूसरों से छिपाना। रिजेक्शन का डर। दूसरों पे बोझ होने का डर। अपने जीवन पे काबू न होने का एहसास। जीवन की खुशी खो देना। अब चलते हैं आत्मप्रतिष्ठा की उत्पत्ति की ओर, यानी आत्मप्रतिष्ठा कहाँ से निर्माण होती है। आत्मप्रतिष्ठा को एक मेज की तरह से देखा जाए तो उसके 4 पहिए होते हैं। अपनेपन की भावना, मूल्यवान होने की भावना, नियंत्रण और क्षमता की भावना और स्वयं को पहचानने की भावना। अगर हम इन चारों को सराहने की कोशिश करें तो आत्मप्रतिष्ठा बनती है आनुवंशिकता और हमारे नज़रिए से, यानी हमारे अनुभव से। एक उदाहरण लेते हैं और इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। 2 लड़के हैं, एक ही घर में पैदा हुए हैं। माँ बाप उनको अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई देते हैं। बच्चे पढ़ाई में तेज है, लेकिन आर्थिक क्षमता ना होने के कारण उनकी पढ़ाई आगे नहीं जा सकती। एक लड़का जो है वो माँ बाप को और खुद को कोसने लगता है। उसके विचार है कि मेरे ही बारे में ये क्यों, मुझे इच्छा होकर भी मैं शिक्षा नहीं ले सकता, मेरे ही माँ बाप ऐसे क्यों हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं इस फैमिली में क्यों पैदा हुआ। दूसरा लड़का जो है वो भी ग्रेजुएशन तक की पढ़ा है, लेकिन उसने सोचा जो भी सामने आए वो नौकरी ले लेता हूँ, जो काम उसको मिले वो लेकर वो अपनी प्रगति कर लेता है। फिर पैसे इकट्ठा होने के बाद अपनी पढ़ाई खुद शुरू कर देता है।
तो दोस्तों, इस उदाहरण से आपने क्या सीखा? इसमें आनुवंशिकता सेम ही थी। दोनों एक ही घर में पैदा हुए थे। दोनों को एक ही अनुभव का सामना करना पड़ा, लेकिन बदलाव था उनके नज़रिए में। तो क्या होता है ये नज़रिया? किससे बनता है ये नज़रिया? नज़रिया बनता है मेरे विचार, मेरी भावना और मेरे वर्तन से। मेरा नज़रिया यानी मेरे विचार। अगर मेरे विचार और भावना और वर्तन में संतुलन है, अगर इसको हम एक त्रिकोण का स्वरूप दे दे, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। विचार, भावना और वर्तन ये एक समभुज त्रिकोण है। जैसे विचार वैसी ही भावना, और जैसी भावना वैसा ही वर्तन। मानो विचार एक ईंधन है। किसी मशीन को या गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन जरूरी होता है। ईंधन को जरूरत होती है एक स्पार्क की, तो वो जलने लगता है। उससे उत्पन्न होती है ऊर्जा। अब भावना वो स्पार्क है। मेरे विचारों को वो स्पार्क लगता है और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा हम इस्तेमाल करते हैं अपने वर्तन के लिए। यहाँ पे लिखा गया उदाहरण है, मेरे विचार है मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझ में कुछ भी उपलब्धि नहीं, मैं कभी कामयाब नहीं बन सकता। इससे उत्पन्न होने वाली भावना है व्याकुलता, चिंता, घबराहट। परिणाम वर्तन में दिखाई देगा। वर्तन होगा लक्ष्य तक पहुंचने में नाकामयाबी, प्रयत्न ना करना। तो दोस्तों, अब हमारे नज़रिए को अगर बदलना है तो हमें हमारे विचारों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको आपके विचारों के प्रति सतर्कता होना ज़रूरी है। तो आत्म प्रतिष्ठा पे काम करना यानी अपने नज़रिए पे, अपने आप के प्रति देखने का जो आपका नज़रिया है, उस पे हमें काम करना ज़रूरी हो जाता है। निम्नलिखित विधान आपके कुछ दोस्तों के विचार दर्शाते हैं। विमर्श कीजिए कि क्या ये विचार स्वस्थ आत्म प्रतिष्ठा बनाने में मददगार है। इन सभी विचारों के प्रति विचार सोचिए जो समस्याओं का हल निकालने तथा स्वस्थ आत्म प्रतिष्ठा के लिए पूरक हो। एक्टिविटी: क्या आपने चिंता का अनुभव किया है? अपने अनुभव त्रिकोण की मदद से लिखें। एक्टिविटी पे थोड़ा विश्लेषण देती हूँ। त्रिकोण के साथ आपको पहले जब भी चिंता महसूस हुई हो, तब आपके विचार क्या थे ये लिखना है। उन विचारों का परिणाम यानी आपने महसूस की हुई चिंता और उससे आपका वर्तन क्या हुआ यानी परिणाम। इस स्वरूप में आपको ये एक्टिविटी करनी है। तो दोस्तों, आत्म प्रतिष्ठा पे काम करने के लिए हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग यानी हम अपनेपन की भावना बहुत ज़रूरी है। हम एक बड़े इकाई का हिस्सा हैं, हम अकेले नहीं हैं। अगर हम एक दूसरों की मदद ले, एक दूसरों को समझने की कोशिश करें और साथ साथ आगे बढ़ने का निश्चय करें, तो हमारी आत्म प्रतिष्ठा स्वस्थ या उच्च रह सकती है। कई बार इस प्रवास में ऐसा हो जाता है कि मैं किसी और जैसे बनना चाहता हूँ। आजकल का ज़माना बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस ज़माना है। सोशल मीडिया अब सभी लोग इस्तेमाल करते हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम का ज़माना है, जिस पे हर एक इंसान मैं कैसा हूँ ये दिखाना चाहता है। जब आप ये देखते हो तो आप किसी और जैसे बनने का कोशिश करने लगते हो। अगर आप में ये है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर एक इंसान यूनिक है। यानी मैं एक ऐसा इंसान हूँ
जो दूसरों जैसा कभी नहीं बन सकता। इसमें एक मुद्दा बहुत गौर से हमें याद रखना पड़ेगा कि आप किसी के जैसा बनने से अच्छा है कि उन्होंने उस ऊंचाई तक या वो वहां तक कैसे पहुंचे, उन्होंने किस गुणों का और किस क्षमताओं का वापर किया कि वो इस मकाम तक पहुंच सके। भले आप उनके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने किस मूल्यों का, किस गुणों का और किस क्षमताओं का वापर किया है, उस क्षमताओं को आप ज़रूर हासिल कर सकते हो, आप ज़रूर सीख सकते हो, लेकिन आप उनके जैसा नहीं बन सकते और आप उनके समान ज़रूर बन सकते हो। जैसा बनना और समान बनना, इसमें बहुत फ़र्क है। मैं किसके जैसा नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी के समान ज़रूर बन सकता हूँ। अगर मैं उनके मूल्यों पे और क्षमताओं पे गौर फरमाऊँ और उनको सीखूँ, तो मैं उनके समान बन सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक यूनिक इंडिविजुअल हूँ। मैं किसके जैसा नहीं हूँ। इसके साथ-साथ कोई मेरे जैसा भी नहीं है, तो मैं एक अनोखा इंसान हूँ। स्वयं को पहचानने की भावना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आजकल सेल्फी का ज़माना है। आप बहुत सारे लोग सेल्फी लेने में काफ़ी रुचि रखते हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी भी आपको बहुत साथ देती है। आपके मोबाइल में जो कैमरा है, उसको अलग-अलग मोड रहते हैं। अगर आपको अंधेरे में तस्वीर खींचनी हो, तो कुछ अलग मोड है। उजाले में खींचनी हो, तो कुछ अलग मोड है। अगर आप नेचर में गए, तो वहाँ की तस्वीरें आप कुछ अलग मोड से खींचते हो। तो ये सब आपको जो मोड्स हैं, इसका उपयोग करते हुए आप अलग-अलग तस्वीरें और अलग-अलग सेल्फी लेने में काफ़ी रुचि लेते हैं। लेकिन सेल्फी में आपका सिर्फ फिजिकल यानी आपकी बॉडी का एक तस्वीर आती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि मेरे मन की सेल्फी क्या है? अगर आप आपके वर्तन में सेल्फ एस्टीम यानी आत्मविश्वास या आत्म प्रत्याशा चाहते हैं, तो आपको आपकी मन की तस्वीर लेना बहुत ज़रूरी है। तो मन की तस्वीर लेने के लिए हमें कौन सा कैमरा इस्तेमाल करना पड़ेगा? मन की तस्वीर लेने के लिए एक अनोखा कैमरा मैंने डिज़ाइन किया है। मन की तस्वीर यानी मेरी क्षमताएं, यानी मुझ में जो अच्छा है, मेरी कमज़ोरियाँ यानी मुझ में जो खामियां हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं, इन तीनों को अगर आप नाप लें, इन तीनों की एक सूची बनाएं, तो आपकी मन की तस्वीर लेने के लिए आपको फ़ायदेमंद रहेगा। इसके साथ साथ हमारा त्रिकोण यानी मेरे विचार, मेरी भावनाएं और मेरा वर्तन, अगर आप इन चीज़ों पे गौर फरमाएं और इनको इकट्ठा करें, तो ये है आपके मन की तस्वीर। यानी मेरे विचार कैसे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा कौन सी भावनाएं महसूस होती है, मेरे ऐसे कौन से वर्तन हैं जिसमें मुझे बदलाव लाने की ज़रूरत है, मेरी जो कमज़ोरियाँ हैं, क्या मैं उसको अपने क्षमताओं में बदल सकता हूँ? क्योंकि मेरी सारी कमज़ोरियाँ और मेरी सारी क्षमताएँ एक कौशल हैं। इसीलिए मुझे अपने क्षमता पे विश्वास रखते हुए, घमंड ना करते हुए, अपने कमज़ोरियों को अपनी क्षमताओं में बदलने की ज़रूरत है। मेरी हर कमज़ोरी एक कौशल है, जिसको सीखा जा सकता है। अगर मैं सराव करूं, अभ्यास करूं, उसको बार-बार काम करूं, तो मैं उसमें अच्छाइयाँ पा सकती हूँ। इसके वजह से मुझे नाकामयाब महसूस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आत्म प्रतिष्ठा का एक बहुत ज़रूरी पहिया था सेल्फ एफिकेसी, यानी आत्म प्रभावकारिता, यानी आत्म प्रत्याशा। आप अपने आप को प्रभावी इंसान कब मानते हो? हम प्रभावी इंसान तभी मानते हैं जब हम हमारे बदलाव को यानी चुनौतियों को अच्छी तरह से सामना कर सके। चुनौतियों का सामना करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन बहुत बार हम चुनौतियों से दूर भागना पसंद करते हैं।
क्योंकि हमें हमेशा लगता है चुनौती यानी परीक्षा, और अगर कोई मुझे मेरी परीक्षा ले रहा हो तो संभव है कि मैं उसमें काबिलियत ना तय कर सकूं। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप चुनौतियों से दूर भागते हैं। आपकी आत्म-प्रत्याशा यानी आपकी सेल्फ एफिकेसी कम हो जाती है। अगर आपको काबिलियत यानी आप प्रभावी हैं, ये महसूस करना हो, तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रभावी इंसान हमेशा अपने सामने कुछ लक्ष्य तय किए रहते हैं। ये जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश ही आपको सेल्फ एफिकेसी दे सकती है। ये जो कोशिश है, ये एक चुनौतीपूर्ण प्रयास है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो लक्ष्य है, यानी जो हमने पिछले सत्र में सीखा था, आपका लॉन्ग टर्म गोल, उसको आपको छोटे-छोटे यानी छोटे कदम में आपको ब्रेक करना है। आपके सामने वो लॉन्ग टर्म गोल पाने के लिए आपकी श्रृंखला यानी आपके प्लानिंग की आपको ज़रूरत है। आपके लॉन्ग टर्म गोल पाने के लिए आपको छोटे-छोटे यानी शॉर्ट टर्म गोल्स की ज़रूरत होती है। शॉर्ट टर्म गोल्स की ये श्रृंखला ही आपको कदम-कदम आगे आपके लॉन्ग टर्म गोल की तरफ ले जाती है। ये कदम चुनना आपको बहुत ही सतर्कता से करने वाला काम है। इसलिए आपको तार्किक सोच बहुत मदद करेगी। जब आप आपके शॉर्ट टर्म गोल्स चुनते हैं, यानी वो श्रृंखला बनाना चाहते हैं, तब आपको एक कदम ऐसा लेना है जो आपके क्षमता के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो। एक उदाहरण लेते हैं। अगर मुझे अंग्रेजी में बात करने का मेरा एक गोल मैंने डिसाइड किया है, अब मेरा ये गोल मुझे स्मार्ट गोल बनाना भी ज़रूरी है। अंग्रेजी में बात करना मुझे कितने दिनों में आना चाहिए? अगर मैंने ये सोचा कि मुझे अगले 6 महीनों में एक 5 मिनट अंग्रेजी में बातचीत करना, ये कौशल सीखना है, तो मेरी श्रृंखला कैसी होनी चाहिए? पहले तो मुझे कुछ अंग्रेजी के शब्द आना बहुत ज़रूरी है। तो इस गोल को पाने के लिए मेरा पहला कदम होगा, यानी मेरी श्रृंखला की पहली कड़ी होगी कि मुझे अंग्रेजी के कुछ शब्द आने चाहिए। तो मैंने अपने अंग्रेजी के शब्दों पे काम करना शुरू कर दिया। मानो मैंने ऐसे तय किया है कि पहले 10-15 दिन मैं अंग्रेजी पढ़ने का सराव करूंगी। फिर मैं ये डिसाइड करूंगी कि अब मैं 1 मिनट तक अंग्रेजी में बातचीत करने की कोशिश करूंगी। ये कोशिश करने के लिए शायद मैं ऐसा कोई व्यक्ति चुनूंगी जो मेरा बहुत नज़दीकी दोस्त या मेरा कोई नज़दीकी रिश्तेदार हो, जिसके सामने भले मैं अपनी काबिलियत प्रूव ना भी कर सकूं, तो भी मुझे कुछ डर नहीं। अब धीरे-धीरे मैं ये डिसाइड करूँगी कि मैं हमारे वर्ग में हमेशा जो प्रश्न उत्तर का सेशन होता है, उसमें अंग्रेजी में उत्तर देने की कोशिश करूँगी। जब जाते-जाते ये श्रृंखला बड़ी हो जाएगी, तब जाके 6 महीने के अंत में मैं 5 मिनट में अंग्रेजी में बातचीत करना सीख जाऊँगी। जब मैं अपने पहले कदम में काबिल हो जाती हूँ, यानी जब मुझे अंग्रेजी के कुछ शब्द अब बहुत अच्छी तरह से आने लगते हैं, तब मैं अपने आप को थोड़ी प्रभावी महसूस करती हूँ। अपने पहले कदम में जब मैं सक्सेस पाती हूँ, तब मेरी सेल्फ एफिकेसी यानी मेरी आत्म प्रत्याशा बढ़ जाती है। मैं दूसरे कदम के ओर उत्साह से और प्रेरणा से आगे बढ़ती हूँ। जब दूसरे कदम में मैं सक्सेस पाती हूँ, तब मुझे ये पता चलता है कि अब 2 कदम मैं आगे बढ़ी हूँ, यानी मैं अपने इवेंचुअल गोल यानी मेरे लॉन्ग टर्म गोल के पास जा रही हूँ। इसीलिए इस श्रृंखला की कड़ियाँ सतर्कता से चुनना ज़रूरी है। इस प्रयास में ऐसा भी हो सकता है, भले किस कदम आप असफल हो जाओ, लेकिन असफलता से सीख लेना, ये एटीट्यूड हमें इस समय फ़ायदेमंद रहेगी। चुनौतियाँ
और असफलता को सीखने के मौके इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो आपको आपकी सेल्फ एफिकेसी बढ़ाने में मदद हो सकती है। सेल्फ एफिकेसी एक ऐसी भावना है जो आपको हमेशा खुद को कॉन्फिडेंट रखने के लिए मदद कर सकती है। यानी आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हमने सत्र के शुरू में देखा था, उसके लिए आपको सेल्फ एफिकेसी की ज़रूरत है। आपकी सेल्फ एफिकेसी आप ही के हाथ में है। आत्म प्रतिष्ठा के लिए और एक ज़रूरी चीज़ है अपने आप का स्वीकार, यानी अनकंडीशनल स्वीकृति। ऐसा होता है कि कई बार हम अपने आप को बिना शर्त स्वीकृत करने से इनकार कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये मैं हासिल कर सकूं, तभी मैं अपना स्वीकार करूंगी। अगर मैं ये हासिल नहीं कर पाया तो मैं अपना स्वीकार करने से इनकार कर देती हूँ। लेकिन ये आपका नज़रिया आपके आत्म प्रतिष्ठा के बीच में एक रुकावट बन सकता है। इसके लिए एक उदाहरण देती हूँ। अगर सोचो मैंने आपको इधर 3 10 रुपए के नोट दिखाए। एक 10 रुपए का जो नोट है वो बहुत ही पुराना है। शायद उसी को किसी ने टेप से चिपकाया भी है। दूसरा जो नोट है वो कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उस पे बहुत सारी झुर्रियाँ है। तीसरा नोट जो है वो बहुत ही नया है। अब मैंने आपको अगर 3 नोट दिखाए तो आप इन नोटों के बारे में क्या सोचोगे? आप सोचेंगे कि पहला वाला जो नोट है वो बहुत ही पुराना और अच्छा नहीं है, खराब है। दूसरी जो नोट है वो ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी उस पे झुर्रियाँ है। तीसरी नोट के बारे में आप सोचेंगे ये तो बहुत ही अच्छा है, नया है, एकदम कड़क है। अब नोटों में ज़रूर फ़र्क है, लेकिन इस नोट को लेके, तीनों नोटों को लेके 3 अलग-अलग व्यक्ति बाज़ार में गए और जो 10 रुपए योग्य चीज़ हो उसको खरीदने की कोशिश करें। तो क्या हर इंसान उस चीज़ को खरीद पाएगा? बिल्कुल ही हाँ। नोट कैसी भी हो, लेकिन उसकी पात्रता कम नहीं हुई। 10 रुपए की पात्रता 10 रुपए ही रहती है। इससे हमें ये सीख लेनी है कि मैं बाहरी रूप से कैसी भी हूँ, लेकिन मेरी जो पात्रता है वो उससे कम नहीं हो जाती। पात्रता हमेशा सबकी समान है। आपकी पात्रता आपके क्षमताओं में है। आपकी क्षमता कम ज़्यादा हो सकती है। अगर कम हो तो सीखी जा सकती है। इस चीज़ को मैं बार बार दोहरा रही हूँ। ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदेमंद है कि मेरी पात्रता सही है, फ़र्क है वो मेरी क्षमताओं में। तो आत्म स्वीकृति के लिए मैं जैसा भी हूँ या मैं जैसी भी हूँ, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें मेरी अच्छी है वो मुझे ऐसे ही आगे अच्छी बन के रखनी है। आत्म प्रतिष्ठा का प्रवास अकेले पार करना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। मदद लेना यानी कमज़ोरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सही मदद का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी मदद 2 प्रकार की होती है। कोई लोग ऐसे होते हैं जो हमको भावनात्मक मदद दे सकते हैं और कोई ऐसे होते हैं जो हमको साधनात्मक मदद दे सकते हैं। भावनात्मक मदद यानी मैं जब अपने आप को निराश या चिंतित देखती हूँ, तब कोई ऐसे लोग होते हैं, मेरे नज़दीकी रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे माँ पिता, जो भी है जिनसे बातचीत करके मुझे अच्छा लगता है। लेकिन साधनात्मक मदद वो है जो आपको समय दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। अगर आप जो भावनात्मक मदद दे सकते हैं उनसे साधनात्मक मदद की अपेक्षा करें और साधनात्मक मदद देने वालों से भावनात्मक मदद की अपेक्षा करें, तो कभी-कभी आप गलत हो सकते हैं। अगर इस अनुभव से
आप ये तय करें कि मदद लेना बुरी बात है, क्योंकि मैंने किसी से मदद मांगी और उसने मुझे इनकार कर दिया, तो ये सोच सही नहीं है। तब आप ये सोच सकते हो, क्या मैंने मांगी हुई मदद सही आदमी से या सही इंसान से मैंने सही मदद मांगी थी? हम उदाहरण के तौर पे देखें तो आपके शिक्षक शायद कभी-कभी ऐसा होता है कि वो आपको भावनात्मक मदद नहीं दे सकते, लेकिन साधनात्मक मदद यानी नॉलेज दे सकते हैं। तो उनसे भावनात्मक मदद की अपेक्षा रखना गलत बात है। कभी-कभी हमारे नज़दीकी रिश्तेदार बहुत ही कड़क स्वभाव के होते हैं। भले ही वो हमको साधनात्मक मदद देने में बहुत अच्छे हो, जैसे कोई आपको समय दे रहा है या कोई आपको आर्थिक मदद कर रहा है, लेकिन वो आपको भावनात्मक मदद नहीं देते। मेरी एक दोस्त है जिसके पिताजी बहुत ही अलग किस्म के इंसान हैं। वो ज़्यादा बातचीत करने में रुचि नहीं रखते, लेकिन वो हमेशा अपनी बेटी को कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो वो बहुत अच्छी तरह से लाके देते थे। मेरी सहेली को लगता था कि उसके पिता बाकी लोगों के पिता की तरह नहीं हैं और इसके वजह से वो हमेशा निराश रहती थी। जब मैंने उसके नज़रिए में ये चीज़ डाल दी और उसको ये समझ में आया कि हर इंसान अलग है, मुझे जो इंसान जैसा है उसको स्वीकृति के तरफ लेके जाना है और मैं उनसे क्या मदद ले सकती हूँ, ये सवाल मैं अपने आप से पूछती हूँ। जब ये बात उसके समझ में आई, तब उसने अपने पिताजी से अपेक्षा बदल दी और उसको अपनी चिंता से कुछ आराम पड़ गया। आत्म प्रतिष्ठा के प्रवास में कभी-कभी शर्मीलापन एक बहुत ही बड़ा अड़सर बन जाता है। ये रुकावट हम पार कर सकते हैं, इसलिए हमें शर्मीलापन कहाँ से आता है ये देखने की ज़रूरत है। हमने जो ट्रायंगल देखा था, जो त्रिकोण देखा था, उसमें 3 चीज़ें हमने देखी: विचार, भावना और वर्तन। शर्मीलापन एक भावना है। अब भावना किस विचार के परिणाम है? अगर आपकी सोच कुछ ऐसी हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैंने ये किया तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी? इस सोच के वजह से शायद आप डर जाएंगे या आपको बहुत ही शर्मीला महसूस हो सकता है। परिणाम ये होगा कि आप खुद को दूसरों से अलग रखेंगे। प्रयत्न करने से आप विचलित हो जाएंगे। तो क्या ये सोच बदलना हमें मुमकिन है? जो हमने पिछले सत्र में देखा था, तार्किक और अतार्किक विचार, अगर उस सत्र को हम दोहराए तो आपको ये समझ में आएगा कि मेरे जो विचार हैं वो बहुत ही अतार्किक हैं। अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ सोच भी लिया तो क्या मैं वैसा बन जाता हूँ? इस समय अगर उनकी मेरे बारे में यह राय है तो क्या यही राय कायम रह सकती है? अगर मैं कुछ हासिल ना भी कर पाऊं, लेकिन क्या इस प्रयत्न से मैं कुछ सीख सकता हूं? इस प्रकार अगर आप सोचना शुरू कर दे तो आपका शर्मीलापन थोड़ा कम प्रभावी हो जाएगा। परिणाम ये होगा कि शायद आप प्रयत्नशील बन सकते हैं। शर्मीलेपन से ही आता है अकेलापन। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते या संबंध प्रस्थापित करने के लिए भी हम बहुत शर्मीले होते हैं। एक कदम आगे हमें उठाना चाहिए, ये हम नहीं समझते। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने मुझसे बात करना शुरू कर देना चाहिए, ये सोच लेके बैठ जाते हैं। अगर आपका गोल अकेलेपन पे काम करना है, तो क्या ये सोच आपको आपके गोल की तरफ लेके जा रही है? अगर आपने अब तय किया है कि मुझे शर्मीलेपन और अकेलेपन दोनों पे काम करना है, तो कौन से विचार आपको मदद करेंगे? दोस्तों, बहुत देर से हम आत्म प्रतिष्ठा, आत्म प्रत्याशा इस पे बातचीत कर रहे हैं। इसके लिए और एक चीज़ ज़रूरी है, आपका आपसे संवाद, यानी आपका सेल्फ टॉक। हमारे पहले सत्र में हमने इस पे बहुत चर्चा की है। ये आपका जो सेल्फ टॉक है,
यानी आपकी आपसे हुई चर्चा, यानी आपका आपसे संवाद, जो हमेशा चलता ही रहता है, जो कभी नहीं रुकता, जो बहुत ऑटोमेटिक है, कंटिन्यूअस चलता ही रहता है, जो कभी-कभी हेल्दी रहता है तो कभी-कभी अनहेल्दी रहता है। कभी-कभी ये आपके लक्ष्य के ओर ले ले जाता है तो कभी-कभी ये आपको लक्ष्य से दूर कर देता है। ये आपका जो सेल्फ टॉक है, ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ टॉक का प्रभाव देखने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक बिजनेसमैन थे। उनके बिजनेस में वो बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। अब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही चिंताग्रस्त हो गई थी। कई लोगों को पैसा देना उनको बाकी था। कुछ ऐसा भी हो गया था कि कई लोगों का सामान पहुंचाना भी बाकी था। लेकिन अब उनके पास इसके लिए कुछ आर्थिक बल नहीं रह गया था। इस चिंता से ग्रस्त वो एक तालाब के किनारे बैठे थे। जब वहां वो बैठे थे तब उनके पास एक बूढ़ा इंसान आके बैठ गया। उस इंसान ने उनको पूछा कि आप इतना चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं। बिजनेसमैन ने बोला कि मेरी परिस्थिति बहुत ही कठिन हो गई है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरी बिजनेस में बहुत सारी मुश्किलें आ रही है। अब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही चिंताग्रस्त हो गई है। तब बूढ़े इंसान ने बोला, ठीक है। उन्होंने उनको बोला कि मैं आपको एक चेक देता हूँ। ये चेक था 50 लाख रुपए का। बूढ़े इंसान ने बोला कि मैं प्रसिद्ध बिजनेसमैन रॉडफेलर हूँ। मैं आपको एक 50 लाख का चेक देता हूँ ताकि आपकी सारी आर्थिक चिंताएं दूर हो जाए और आप एक बार फिर बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, हम ठीक 1 साल बाद इसी दिन, इसी वक्त और इसी जगह पे मिलेंगे और आपको ये मेरे पैसे लौटाने होंगे। बिजनेसमैन बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि मैं एक बार फिर अपने बिजनेस में कामयाबी पा सकता हूँ। जब वो अपने घर गए तब उन्होंने सोचा कि ये चेक डिपॉजिट करने के बाद मुझे 1 साल के बाद ये रकम लौटानी होगी। अगर मुझे ये मुमकिन ना हो पाया तो मेरे प्रश्न और भी जटिल हो सकते हैं। तो उन्होंने सोचा एक बार मुझे प्रयत्न करना ज़रूरी है। वो अपने सभी क्लाइंट से मिलने गए। संवाद और कम्युनिकेशन के बाद उन्होंने कुछ लोगों से थोड़ा समय और मांग लिया। जिनके सामान पहुंचाने थे उनसे उन्होंने विनती की कि मैं थोड़े थोड़े हिस्से में आपको सामान पहुंचा दूंगा। लोगों ने भी मदद करने की सोच उनको हाँ बोल दिया। थोड़े ही दिनों में ऐसा हो गया कि बिना चेक डिपॉजिट किए उनका बिजनेस एक बार फिर उभरने लगा। अब 1 साल हो चुका था। उनका बिजनेस फिर से गतिशील हो गया था। फिर उनको याद आई, आज वही दिन है जो मुझे पिछले साल वो बूढ़े इंसान मिले थे। फिर उसी टाइम, उसी जगह एक बार फिर ये बिजनेसमैन जा पहुंचे। उस टाइम वही बूढ़े इंसान वहां आ गए। लेकिन इस बार जब वो वहां पहुंचे तब उनके पीछे से एक नर्स दौड़ के आ गई और उन्होंने उस बूढ़े इंसान को पकड़ लिया और उन्होंने उनको बताया कि आई एम वेरी सॉरी, अगर इन्होंने आपको कुछ चोट पहुंचाई है तो उसके लिए मुझे माफ़ी कीजिए। बिजनेसमैन को यह समझ में नहीं आया कि नर्स ये क्या बोल रही है। बिजनेसमैन के चेहरे के भाव देख नर्स ने झट से पहचान लिया। उन्होंने उनसे कहा कि ये इंसान कभी-कभी अपनी याददाश्त खो देते हैं और फिर ये खुद को जॉन डी रॉडफेलर नाम से पुकारने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है, वो कुछ लोगों को चेक भी दे देते हैं। वो लोग आके हमारे पास कंप्लेंट करते हैं। आई होप इन्होंने आपके साथ ऐसे कुछ ना किया हो। बिजनेसमैन अब स्तब्ध हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन
इस घटना से उनको क्या मिला था? एक नई सोच। जब हम सेल्फ टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका एक उदाहरण देखते हैं। अतार्किक सोच है, मैं कुछ भी नहीं हूं। तार्किक सोच है, मैं भी कुछ हूं। अतार्किक सोच है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तार्किक सोच है, मैं जो चाहता हूं उसे पाने की क्षमता मुझ में है। दोस्तों, अभी तक जो बातचीत की थी उससे एक पर्सनल जर्नल एक्टिविटी करते हैं। जिस पर्याय से आप सहमत हैं, उन पर्यायों को टिक कीजिए। आपने जितने ज़्यादा पर्यायों का चुनाव किया हो, उतनी ज़्यादा आपकी आत्मप्रत्याशा है। हो गई एक्टिविटी। अब आपने जितने ज़्यादा पर्यायों को चुना है, उतनी ज़्यादा आपकी सेल्फ एफिकेसी है। और एक कहानी सुनते हैं। कहानी सुनना हमेशा बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहानियाँ याद करना ज़रूरी है। हर कहानी आपको कुछ प्रिंसिपल बता रही है और उस प्रिंसिपल को याद रखिए। कहानी शायद ही आप भूल जाए, लेकिन अगर वो प्रिंसिपल याद रखे तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। तो कहानी कुछ ऐसी है। मिस्टर वॉल्डॉफ एक बहुत ही बड़े होटेलियर थे, यानी उनकी बहुत सारी होटल्स अमेरिका में हुई करती थी। एक दिन वो अपने पत्नी के साथ कुछ प्रवास के लिए निकल पड़े। प्रवास के बीच ऐसा हो गया कि बहुत ही तूफानी रात आ गई। अब उनको जहाँ जाके रुकना था, उस मकाम पे वो पहुँच नहीं सके। इसीलिए बीच रास्ते में जो भी छोटा सा होटल उनको दिखा, उस होटल में रुकने का उन्होंने तय किया। जब वो उस होटल में पहुंचे, तब उनको ऐसे समझ में आया कि उस होटल की सभी रूम्स बुक्ड हैं। उनके लिए रहने को कोई भी जगह नहीं थी। होटल के मैनेजर थे मिस्टर बोल्ट। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने मिस्टर वॉल्डॉफ को देखा और बोला, सर, हमारे पास आपके लिए एक भी रूम नहीं, लेकिन आज की रात बहुत तूफानी है और मैं ये समझ सकता हूँ इस तूफानी रात में आप प्रवास आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरे कमरे में रह सकते हैं, लेकिन मेरा कमरा उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं होटल का मैनेजर हूँ, तो मैं वहाँ सिर्फ सोने के लिए जाता हूँ। वो बहुत ही छोटा है और आज रात मुझे बहुत काम है, शायद मैं सोने के लिए ना भी जा सकूं। मिस्टर वॉल्डॉफ ने अपनी पत्नी के तरफ देखा और दोनों को और कोई पर्याय नजर नहीं आया, तो उन्होंने तय किया कि ठीक है, आज की रात मिस्टर बोल्ट के कमरे में रह लेते हैं। फिर वहाँ रात गुजारने के बाद जब मिस्टर वॉल्डॉफ सुबह उठ गए और मिस्टर मैनेजर को यानी मिस्टर बोल्ट को मिलने आए, तब उन्होंने देखा मिस्टर बोल्ट तभी भी अपने काम में उलझे हुए थे। फिर भी उनके चेहरे पे एक अजीब मुस्कान थी। उन्होंने मिस्टर वॉल्डॉफ को जो मदद की थी, उससे वो बहुत ही सैटिस्फाइड थे। मिस्टर वॉल्डॉफ उनको थैंक यू बोल के वहाँ से निकल पड़े। बहुत साल गुजर गए, करीबन 10 से 15 साल। उसके बाद एक दिन मिस्टर बोल्ट को एक खत मिला। ये खत था मिस्टर वॉल्डॉफ से। उन्होंने उस खत में ऐसा लिखा था कि तुरंत मुझे न्यूयॉर्क में मिलने आओ। इस लिफाफे में आपके टिकट्स भी हैं। मिस्टर बोल्ट को समझ में नहीं आया कि ये कौन है और मुझे न्यूयॉर्क क्यों बुला रहा है। फिर भी मिस्टर बोल्ट ने सोचा कि जाके देखता हूँ कि ये कौन इंसान है। जब मिस्टर बोल्ट न्यूयॉर्क पहुँचे और जिस पते पे उनको बुलाया गया था, वो एक बहुत ही बड़ा होटल था, जिसमें करीबन 1000 कमरे थे। इतनी बड़ी बिल्डिंग मिस्टर बोल्ट ने कभी भी नहीं देखी थी।
क्योंकि वो अभी भी उसी छोटे से होटल में, जहां सिर्फ 10 कमरे थे, वही काम कर रहे थे। जब मिस्टर बोल्ट मिस्टर वॉल्डॉफ को मिले, तब मिस्टर वॉल्डॉफ ने उनको कहा कि ये नया होटल जो मैंने बनाया है, ये होटल आपके लिए है। यहाँ के चीफ मैनेजर आप बनेंगे। क्या आप इस चीज के लिए तैयार हो? मिस्टर बोल्ट अचंभित रह गए। उन्होंने मिस्टर वॉल्डॉफ को पूछा कि उनको क्यों चुना गया है। मिस्टर वॉल्डॉफ ने उनको कहा कि जो अनुभव मैंने आपके बर्तन का लिया है, उससे मुझे ये पता है आपकी काबिलियत क्या है। भले आपको आपके काबिलियत का एहसास ना भी हो, लेकिन मुझे आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हमें ये नहीं सीखना कि कोई बहुत धनवान आदमी आके मुझे मदद कर देगा, लेकिन हमें ये सीखना है, क्या हर बार हमारे जिंदगी में कोई धनवान आदमी आके हमारी क्षमताओं या काबिलियत को पहचान सकेगा? शायद हमारे, आपके या मेरे जीवन में ऐसा कोई ना आए, लेकिन क्या मैं अपनी खुद की काबिलियत और क्षमताएं पहचान पाऊंगा? क्या पा सकता हूं? क्या कोशिश कर सकता हूं? इसलिए मुझे आत्म जागरूक होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अपने काबिलियत को जानने के लिए कोई बड़ा पहाड़ पार करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ ट्रॉफी मिलनी चाहिए, कुछ मेडल मिलना चाहिए और तभी आप काबिल इंसान हैं, ये तय किया जाएगा। लेकिन आपके सामने जो भी छोटी चुनौती है, उस छोटी चुनौती में अगर आप सफल हो गए, तब भी आप एक काबिल इंसान हो। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, चुनौती कितनी भी छोटी या बड़ी हो, सफलता मेरी अपनी है। छोटी चुनौती में भी मैं सफल हो गया तो भी मैं एक काबिल इंसान हूँ। इसलिए चुनौती से दूर मत भागना, चुनौतियों का सामना करना जरूरी है। काम कुछ भी हो, लेकिन उसकी शुरुआत करना, उसके प्रति कौशल दिखाना, प्रयास करना, प्रयत्न करना, ये जरूरी है। सफल अनुभवों का सृजन करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स जरूरी है। अपनी आत्म प्रत्याशा को बढ़ाने के लिए चुनौतीपूर्ण चतुर लक्ष्यों की श्रृंखला तैयार करें और उन्हें पूरा करने के लिए जुट जाए। अगली स्टेप है, इससे आप जो तय करते हैं उसे करके ही मानते हैं, यह भावना उत्पन्न होती है। मापने योग्य नतीजा प्राप्त हो जाएगा। क्षमता पर विश्वास दृढ़ हो जाएगा। आत्म प्रत्याशा का अनुभव होगा। अगले लक्ष्य की ओर प्रवास शुरू होगा। उदाहरण, सार्वजनिक वक्ता कौशल्य विकसित करना, चतुर लक्ष्यों की श्रृंखला यानी स्मार्ट गोल की श्रृंखला। प्रति सप्ताह एक बार मनोविज्ञान की कक्षा की चर्चा में शामिल हो। प्रति सप्ताह एक 3 मनोविज्ञान की कक्षा की चर्चा में शामिल हो। हर रोज मनोविज्ञान की कक्षा की चर्चा में शामिल हो। मनोविज्ञान की कक्षा में 6 माह के अंत में समूह प्रस्तुति में भाग लेना। अगली तिमाही में क्लब की बैठक में अकेले प्रस्तुति देना। अंत में स्कूल वर्ष के अंत में स्कूल की मीटिंग में भाषण देना। इस उदाहरण से हमें पता चला कि जो हमारा लक्ष्य था, उस लक्ष्य को जाने की तरफ बहुत सारी छोटे छोटे कदम का इस्तेमाल हमने किया। ये श्रृंखला कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हर कदम आपको आपके स्मार्ट गोल की तरफ ले जाएगा। अब तक हमने जो चर्चा की है,
उसी के ऊपर निर्भर एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी का नाम है उपलब्धि का भंडार। एक्टिविटी के पहले पड़ाव में आपको ये करना है। ऐसे 4 उदाहरण लिखिए जिसमें आपने सफलता प्राप्त की है, जैसे कि किसी की मदद की हो या कुछ परियोजना या प्रोजेक्ट को पूरा किया हो, कोई नया कौशल सीखा हो। एक्टिविटी का अगला पड़ाव। अब इस सफलता के अनुभव तक पहुंचने के लिए कौन कौन से कौशल और गुण आपके काम आए, उनकी सूची बनाइए। गुणों को लेफ्ट साइड के कॉलम में लिखिए और कौशल को राइट साइड के कॉलम में लिखिए। एक्टिविटी का अगला पड़ाव। अब भविष्य में आप कौन से कौशल सीखना चाहोगे, इनकी सूची बनाइए। जैसे कोई वाद्य सीखना हो, संगणक सीखना हो इत्यादि। आप कितना विश्वास रखते हो कि आप ये सीख पाएंगे? विश्लेषण करके लिखिए। एक्टिविटी का अगला पड़ाव। ऊपर लिखे कौशलों से कोई भी एक कौशल चुनिए और उसे सीखने के लिए लक्ष्यों की श्रृंखला बनाइए। याद रहे, हर लक्ष्य स्मार्ट यानी चतुर होना चाहिए। जैसे हमने सार्वजनिक वक्ता कौशल्य के लिए बनाया था। एक्टिविटी का अगला पड़ाव। आप कितना विश्वास रखते हैं कि आप पहला लक्ष्य हासिल कर पाएंगे? आखिरी लक्ष्य के बारे में आपका मत लिखिए। भूरे रंग का फव्वारा। एक गांव में एक लड़का रहता था। एक दिन टहलते हुए वो गांव के बाहर के जंगल में गया। वहां उसे उदास कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज कहां से आ रही है, ये खोजते हुए वो एक बड़े और अद्भुत फव्वारे के पास पहुंचा। फव्वारे का पानी भूरे रंग का और मैला था। वो पीड़ित स्वर पानी से आ रहा था। बड़े अचरज से उसने पानी के ऊपर रहा मैल हाथ से दूर किया। उसे अंदर भूरे रंग की मछलियां गोल गोल घूमते हुए धीरे से तैरती नजर आई। एक बार घूमने पर वो मछली बड़ी दुखी अजीब सी आवाज निकालती। आश्चर्यचकित हुए उस लड़के ने मछली पकड़ने के लिए पानी में हाथ डाला तो उसका कोहनी तक का हाथ भूरे रंग का हो गया था। साथ ही उसका मन किसी अनजान गहरे दुख से भर गया। उसे उन मछलियों के दुख का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे धरती की सारी गंदगी और मैलापन उसके हाथ के भूरे रंग में है। उसने तुरंत ही अपना हाथ पानी से निकाल लिया और वो घर चला गया। फिर भी ना उसके हाथ का भूरा रंग उतरा और ना ही उसका दुख कम हुआ। उसके बाद उसने खुश रहने की हर कोशिश की, लेकिन उसका दुख रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। जब तक ये धरती प्रदूषण से मुक्त नहीं होती, सुजलाम सुफलाम नहीं होती, तब तक अपना दुख और अपने हाथ का भूरा रंग वैसे ही रहेगा। ये बात उसके ध्यान में आने लगी। उसने खुद से कहा, धरती खुश तो जिंदगी मजेदार। बस उसी पल से उसने अपना परिवेश, अपना शहर साफ रखने का प्रयास शुरू किया। औरों को भी स्वच्छता का महत्व समझाने लगा। पेड़ पौधों की परवाह करने के साथ साथ उसने नदी नालों को भी साफ रखना शुरू किया, मानो उसने स्वच्छता का व्रत लिया हो। धीरे धीरे उसे इस काम में अपेक्षित सफलता मिलने लगी। उसे मिलने वाली सफलता के साथ साथ उसके हाथ का भूरा रंग भी उतरने लगा। भूरा रंग जाते ही वो पहले जैसा खुश रहने लगा। उसके मन पर रहा दबाव, बोझ भी गायब हो गया। फिर उसे उस अद्भुत फव्वारे की याद आई। तुरंत ही वो वहां चला गया
रास्ते में ही उसे मछलियों के खुशनुमा स्वर सुनाई दिए और पानी की संतुष्ट झरझर सुनाई दी। वो आश्चर्य और खुशी से भर गया और दौड़ते हुए फव्वारे के पास पहुंच गया। किसी स्फटिक जैसा साफ पानी देखते ही वो खुशी से झूम उठा। धरती उसे स्वर्ग समान लगने लगी। मैं सबको समझाने के कौशल को विकसित करूंगा या करूंगी। मैंने अच्छी तैयारी की और मेरे सारे जवाबी तर्क तैयार थे। सिद्धार्थ उस टीम का सदस्य था जो वार्षिक दिन के समारोह के मेहमानों के आगमन और उनके बैठने की व्यवस्था देखने के लिए जिम्मेदार थी। उसने ये अपने पिताजी के साथ कई बार किया था विविध कार्यक्रमों के लिए और वो इस गतिविधि में माहिर था। वो इस टीम का सदस्य होने पर उत्साहित था क्योंकि उसे यकीन था कि वे इसमें सफल रहेंगे। परंतु पहली मीटिंग में उसे आश्चर्य हुआ। टीम का नेता और अन्य टीम के सदस्य जिन्हें इस प्रकार की गतिविधि का कोई अनुभव नहीं था, वे शुरुआती मीटिंग में अप्रयोगात्मक कल्पनाओं का सुझाव दे रहे थे। सिद्धार्थ ने इस मीटिंग में अपना अनुभव पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची। सिद्धार्थ को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे पता था कि यदि उन्होंने टीम के नेता द्वारा बताई पद्धति का पालन किया तो चीजें हाथ से बाहर जा सकती थी। उसे बहुत निराश लग रहा था और समारोह के लिए सच में चिंता हो रही थी। सिद्धार्थ के पिताजी ने महसूस किया कि खाने की मेज पर बैठे सिद्धार्थ का बर्ताव हमेशा सा नहीं था। पूछने पर सिद्धार्थ ने उन्हें क्या हो रहा है और उसकी चिंता का कारण बताया। सिद्धार्थ के पिताजी मुस्कुराए। उन्होंने उसे समझाया कि केवल चिंता करने से काम नहीं चलेगा, उसे कुछ करना होगा। सिद्धार्थ ने बताया कि अगली मीटिंग अंतिम मीटिंग थी और उसे पता था कि उसे समर्थन देने वाला कोई नहीं था। तो उससे पहले काम शुरू करो, उसके पिताजी ने कहा। उन्होंने सिद्धार्थ को कुछ टिप्पणियां दी। सिद्धार्थ ने उन टिप्पणियों पर काम करने का निश्चय किया। अगले दिन वो यूं ही उन टीम के सदस्यों के साथ बैठा जिन्होंने विविध कल्पनाएं सामने रखी थी, जो सिद्धार्थ की नजर में अप्रयोगात्मक थी, और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की। उसने उनसे ना कोई बहस की और ना ही जिद कि कैसे वो ही सही था। बाद में उस दिन में उसने उनके सारे सुझावों को लिख निकाला, साथ ही अपने सारे सुझावों को लिख निकाला और फिर उन कारणों को लिखा जिस कारण उसे लग रहा था कि उनके सुझाव गलत है। फिर उसने याद किया कि पहली मीटिंग में टीम के नेता ने क्या कहा था और उन मुद्दों के लिए भी ऐसी ही टिप्पणियां लिख निकाली। फिर उसने अगले दिन अपने टीम के नेता को बुलाया और उससे कहा कि वो उसके साथ कुछ मुद्दों के बारे में चर्चा करना चाहता है। नेता को याद था कि सिद्धार्थ का दृष्टिकोण कुछ अलग था और इसीलिए वो उससे मिलने के लिए उत्सुक नहीं था। सिद्धार्थ ने सीधे मुद्दे की बात की और उसे सुन लेने की प्रार्थना की, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ बहुत ही गंभीर मुद्दे थे और वो अंतिम मीटिंग में किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, लेकिन एक टीम के रूप में काम करना चाहता था। नेता ने अपनी जिद छोड़ दी और सिद्धार्थ से बात करने का निश्चय किया। सिद्धार्थ खुश हुआ। वो औरों के दृष्टिकोण को समझ सकता था। उसने टिप्पणियां निकाल रखी थी और अब वो ये सब टीम के नेता के सामने प्रस्तुत करने वाला था। इस प्रकार वो खुश होता कि उसने जो कुछ करने लायक था वो किया था। अब वो इस बात के लिए तैयार था कि उसके सुझावों को माना नहीं जाएगा, दरवाजा दिखाया जाएगा, लेकिन अब कम से कम उसे ये तसल्ली होगी कि उसके विचारों को उसने पेश तो किया। उसकी टीम के नेता के साथ हुई मीटिंग एकदम सफल रही। टीम का नेता न केवल सिद्धार्थ ने लिए हुए प्रयासों से प्रभावित हुआ था, बल्कि वो पेश कर रहे प्रयोगात्मक सुझावों से भी। उसने लगभग कहा कि वे सारे स्वीकार किए गए हैं। यहाँ सिद्धार्थ का एक निवेदन था।
उसने कहा कि वो खुश होगा यदि ये सारे सुझाव नीता के हैं ये कहकर पेश किए गए तो, क्योंकि फिर उस पर कोई विवाद नहीं होगा। उसने कहा कि उसकी दिलचस्पी इसमें थी कि टीम अपनी जिम्मेदारी निभाने में उत्कृष्ट रहे, ना कि टीम को प्रभावित करे, ये जताकर कि ये कल्पना किसकी है। टीम के नेता ने कल्पनाओं को पेश किया और उनके निष्पादन के लिए पूरी टीम का समर्थन लिया, और वो सिद्धार्थ को श्रेय देना नहीं भूला। उसके चारों ओरों के दृष्टिकोण को समझने के प्रयासों के लिए, उसकी प्रोजेक्ट के प्रति रही सच्ची चिंता के लिए और उसके अनुनय या समझाने बुझाने के कौशल के लिए, जिसका प्रयोग उसने टीम के नेता को समझाने में किया था। Using the office pantry, running water. We are careful about using taps at home. Why can't we be equally careful at work? Isn't it everyone's duty to use natural resources carefully?